तो कल हम क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक उसके जैसा क्वेश्चन नंबर 5 अब हम करने वाले हैं। 4 में था इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज, 5 में है इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज। इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, दोनों ही आते हैं मॉडर्न मेथड में। आपको अकाउंट्स दिए गए हैं, उन अकाउंट्स का नेचर बताना है और उस नेचर के अकॉर्डिंग अगर वो डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट मतलब डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका होगा वो थोड़ा अलग होगा। मैं एक होता है ना कि डिजिटल व्हाइट बोर्ड की तरह, तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड की तरह आज का क्वेश्चन होगा। तो आप उसे देखिए, मैं टैबलेट पे करूंगा और वो आपको यहाँ पर दिखेगा। आपको वहां दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। मैं आपको हाईलाइट कर दूं, क्वेश्चन नंबर 5 हमने पूरा फॉर्मेट तैयार कर रखा है। हेडिंग हो गई हमारी स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स, ये आपकी हेडिंग हो गई। अब इसमें देखिए, यहाँ पर उधर सीरियल नंबर, इसके बाद जो क्वेश्चन में अकाउंट्स दिए हुए हैं 6 अकाउंट्स, तो वो अकाउंट्स हैं क्या क्या। कैश अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस और मोहन और ओनर या प्रोप्राइटर। ठीक, फिर यहाँ पर है उसके बगल में आपका इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज, यानी अगर ये सभी अकाउंट 6 के 6 डिक्रीज होते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और उसके बगल में है नेचर। नेचर वही 5 में से क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल तो लागू होगा नहीं, इसमें होंगे मॉडर्न लागू, क्योंकि डिक्रीज वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है। तो नेचर में असेट है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है या रेवेन्यू है, ये आपको नेचर बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नेचर लिखते हैं। कैश अकाउंट जो है उसका नेचर क्या है, वो बिजनेस की संपत्ति है तो उसका नेचर असेट हो गया। 5 में से जो पहला है असेट, वो उसका नेचर हो गया, तो आप यहां पर लिख दोगे असेट्स। सेकंड है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। मैंने आपको कई बार समझाया कि जब आपके अकाउंट में पैसा ना होते हुए भी आप बैंक से पैसा विड्रॉ कर लेते हो और ये सर्विस बैंक कुछ ही रिलायबल कस्टमर को प्रोवाइड करती है, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इट इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी, एक तरह से उधारी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको क्या लिखोगे नेचर में, इसके आगे लाइबिलिटी लिखोगे। फिर थर्ड अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। आउटस्टैंडिंग यानी बाकी है, बकाया है सैलरी, ठीक है, उसको पे कर दिया। भले ही पे कर दिया लेकिन उसका जो नेचर है वो तो लाइबिलिटी वाला रहा है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वर्ड दिया हुआ है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है तो इट इज एन लाइबिलिटी, तो नेचर क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। नेक्स्ट जो है फोर्थ अकाउंट, उसमें भी आउटस्टैंडिंग रेंट है तो वो भी लाइबिलिटी। फिर फिफ्थ है प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज एन एक्सपेंस, पर यहाँ पर ये एक्सपेंस में नहीं आएगा। जब इंश्योरेंस पे करना होता तब उसे आप पे करते तो वो एक्सपेंस में आ जाता, लेकिन आपने पहले ही पे कर दिया। आप जिस एक्सपेंस के लिए पहले ही पे कर देते हो उसकी अभी फैसिलिटी आपने एंजॉय नहीं की है, उस प्रोडक्ट को आपने रिसीव नहीं किया है, तो आप उस पैसे को कभी भी वापस ले सकते हो ना। उस एक्सपेंस को करने से पहले, उस प्रोडक्ट को लेने से पहले आपने पहले ही कहीं पे पेमेंट दे दिया है, तो उस पेमेंट को आप ले सकते हो वापस। ठीक, तो जिस पैसे पर आपका हक हो, आप जब चाहे ले सको, तो वो एक तरह से असेट हो गया, वो संपत्ति हो गई। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है, यानी ऐसे खर्चे जो पहले से ही पे कर दिए जाते हैं, वो खर्चे में नहीं आते, वो असेट में आते हैं। खर्चे में कब आएगा, जब इसका टाइम पीरियड आ जाएगा, यानी जब इंश्योरेंस पे करना होता है, जब वो टाइम आ जाएगा तो अब ये ट्रांसफर हो जाएगा असेट में से कहाँ, एक्सपेंस में, लेकिन अभी फिलहाल ये असेट में आएगा। तो आप यहाँ लिख दोगे असेट्स। ठीक है, फिर है मोहन, प्रोप्राइटर या ओनर। मालिक का जो पैसा है उसको, उसका नेचर क्या होता है, कैपिटल होता है, तो कैपिटल आप लिख दोगे। अब इनका लिखना है इम्पैक्ट, कि ये सारे नेचर हो गए भैया, ये और ये अकाउंट्स हैं। अगर ये सारे के सारे एक बिजनेस में डिक्रीज होते हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा इनका, कि डेबिट होंगे नेचर के हिसाब से या क्रेडिट होंगे नेचर के हिसाब से। तो आप देखिए क्या होता है इनका। पहले मैं आपको वो रूल्स एक बार रिवाइज करवा दूं। मैं आपको वो रूल्स रिवाइज करवा दूं जो मॉडर्न के जो 5 हेड के थे, कि वो रूल्स क्या थे। देखिए 5 आपके हेड थे, क्या क्या, असेट्स और एक्सपेंस, इन दोनों का एक झुंड था, और एक 3 का और झुंड था, लाइबिलिटी कॉमा कैपिटल कॉमा रेवेन्यू, इन 5 का। ये जब इंक्रीज होंगे असेट और एक्सपेंस तो क्या होंगे, डेबिट होंगे, और जब ये डिक्रीज होंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। इनका ठीक उल्टा लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू, जब ये इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे
और डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। तो अब आपने यहाँ लिख लिए नेचर, आपने ये नेचर लिख लिए, आपको पता है ये असेट है और क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज जब असेट होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख दोगे क्रेडिट। ये है अब आपकी लाइबिलिटी, तीनों लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर तीनों जगह पर डेबिट लिख देंगे, तीनों जगह पर आपने लिख दिया डेबिट, ठीक है। उसके बाद असेट है, तो जो पहले वाले में था वही इसमें होगा, क्या पहले वाले में क्या था, क्रेडिट, तो यहाँ भी क्या होगा, क्रेडिट। कैपिटल, कैपिटल अगर डिक्रीज होती है तो कैपिटल का, लाइबिलिटी का और रेवेन्यू का सेम होता है। तो लाइबिलिटी का आपने क्या ट्रीटमेंट किया था, डेबिट किया था, तो कैपिटल भी यहाँ पर क्या होगी आपकी, डेबिट होगी। ये आपका सॉल्यूशन हो गया पूरा। आपने एक प्रॉपर पूरा फॉर्मेट यहाँ से यहाँ तक पूरा फॉर्मेट तैयार किया। उसकी हेडिंग थी स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर आपके आ गए सीरियल नंबर, यहाँ पर आपके आ गए क्वेश्चन में दिए हुए अकाउंट्स, यहाँ पर आपने डाला फिर नेचर्स को, नेचर के हिसाब से अब वो डिक्रीज हो रहे हैं सारे के सारे, तो क्या होंगे, वो आपने डेबिट क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं देखता हूँ, एडिटिंग जब मैं करूँगा तब पता लगेगा कि ये कैसा लग रहा है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वैसे तो सब ठीक है पर मेरी मूवमेंट नहीं हो पा रही है, मेरे को यहाँ नीचे देख के टाइप लिखना पड़ रहा है। तो देखते हैं कौन सा बेटर रहेगा, चलिए। Hello madam, I am your Adam. Hello madam, I am your